मेहंदी के रंग। हम चार सहेलियों की आपस में खूब जमती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज का आखिरी साल था। हमारे बिछड़ने का समय क्रमश नजदीक आ रहा था। हम लोग बरसक से कोशिश में लगे रहते कि मस्ती का कोई लम्हा छूट ना जाए। सुनो संगीता, आज तुम लोगों के साथ मैं न आ पाऊंगी। समीर के साथ मेरी आइसक्रीम पार्टी है, जूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हम अनाथों को छोड़ के अकेली जाएगी? सोनम ने जोर से चिल्लाकर कहा। ठीक है, फिर हम लोग साथ में ही आइसक्रीम खाने जाएंगे, जूही कुछ बुझे मन से बोली। सोनल, तुम इसके साथ शादी के बाद ससुराल भी चले जाना, मैंने कुछ मस्करी करते हुए सोनल से कहा। शाम को समीर की आइसक्रीम पार्टी में हम सब सहेलियां शामिल हुई थी। समीर कॉलेज का सबसे होनहार बैचलर था, पढ़ने में तेज, भाका छैल छबीला, बड़े बाप का बेटा, बेहद मजाकिया, मतलब लड़कियों को आकर्षित करने का हर तीर उसके पास था। उसके दोस्तों की लंबी लिस्ट में लड़कियां भरी पड़ी थी। मैंने दो एक बार जूही को चिताया भी था, तो इसके चक्कर में मत पड़। मगर जूही को मेरी बातें न तो सुनती थी और न ही उसने सुनी। उल्टा मुझे ताना मारते हुए कहा, तू मुझसे जल तो नहीं रही है? तू ठहरी किताबी कीड़ा, किताबों में ही अपना ज्ञान शेयर कर। मैंने चुप्पी साध ली। वैसे उस दिन की आइसक्रीम पार्टी में हम लोगों ने खूब मजा किया था। हमने छक कर तरह तरह की आइसक्रीम खाई थी। जूही ने एक खूबसूरत सा अनारकली सूट पहन रखा था, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। सोनल वेस्टर्न लिबास में गजब ढा रही थी। सोनल, जूही सब विभिन्न पोज देकर सेल्फी लेने में व्यस्त थे। मैं कुछ दूर खड़ी उन्हें निहारते हुए आइसक्रीम चाट रही थी। संगीता, प्लीज इधर आओ, एक सेल्फी तो लेती जा, जूही बोली। मैं मुस्कुराती हुई उसके बीच चली गई। परीक्षा समाप्त होते ही जूही ने खुशखबरी सुनाई। संगीता, मैं समीर के साथ शादी कर रही हूँ। सचमुच? बधाई हो। मगर मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनकी नजदीकियों से वाकिफ थी। 6 महीने बाद शादी थी। हम लोगों ने सभी खातिरदारियों साथ साथ की। शादी की हर रीति रिवाजों में शामिल हुए। शादी के दिन हम सब ने एक ही डिजाइन के मेहंदी की भी लगाई थी। शाम को बारात में जी भर के सबने डांस किया। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। सुबह विदाई की तैयारी होने लगी, मगर जूही के कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा पीटा गया। अंदर से कोई आवाज न आई। सब लोग जमा हो गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बिस्तर पर अचेत जूही पड़ी थी। मैं भी दौड़ते हुए कमरे में गई। देखा, दुल्हन के साजो पोशाक में जूही बिल्कुल राजकुमारी की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। गले के पास कुछ खून पड़ा था। किसी ने जूही का मर्डर कर दिया था। आगे मेरी सोचने की शक्ति चली गई। पुलिस आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सबसे पूछताछ कर पुलिस चली गई। शाम को जूही की विदाई शमशान के लिए हुई। हम सब का रो रो कर बुरा हाल था। जूही की माँ और सोनल बार बार बेहोश हो रही थी। सब समीर को पनौती समझ रहे थे। जितनी मुंह उतनी बातें। मैं भी समीर को कोस रही थी। हो न हो, उसी ने ये सब किया हो। समीर का एक कमीज खून से सना हुआ जूही के कमरे में पाया गया था। पुलिस समीर को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में ले गई थी। रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई थी। गले के पास कुछ हल्के नाल निशान भी पाए गए थे। गहन पूछताछ भी हुई, नतीजा नहीं निकला था। 1 महीना बीत गया। मुझे कंपनी में जॉब ऑफर आ चुका था। मुझसे मिलने सोनल आई थी। बातों ही बातों में अपने मोबाइल से मुझे शादी के अनेक फोटो दिखाने लगी। अचानक मेरी नज़र उस फोटो पर पड़ी जिसमें सोनल रात को फिर मेहंदी लगा रही थी। अचानक उस रात की घटना मेरे जहन में घूमने लगी। शादी के बाद जब मैं सोने जा रही थी, मैंने सोचा बाथरूम में जाकर थोड़ी ताज़ा हो लूं। तभी बाथरूम में हाथ धोती हुई सोनल मुझसे टकराई थी। हड़बड़ा कर बोली, देखो ना, डांस करने में मेरी मेहंदी खराब हो गई है, कहकर दोनों हाथ मेरे सामने पसार दिए।
ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों हाथों को मसला गया है। मैं कुछ बोलती तब तक वह जा चुकी थी। पुलिस ने कहा था जूही के गले में दाग था। मुझे समझ आ गया, वह दाग मेहंदी के ही थे। पुलिस स्टेशन में सोनल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। वह समीर से शादी करना चाहती थी। उसने जूही की नाक से बहे खून को समीर के कमीज से पोंछ डाला था। मेहंदी ने अपना रंग दिखा दिया था। समीर छूट गया और मैंने उससे माफी मांग ली थी।